हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठ संख्या 35 पर दिए गए पाठ रीढ़ की हड्डी की शुरुआत करेंगे। यह पाठ एक एकांकी है जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार है। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, शारदिया, भोर का तारा आदि। प्रस्तुत एकांकी माथुर जी के एकांकी संग्रह भोर का तारा से लिया गया है। इस एकांकी में माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाने के साथ साथ दकियानूसी विचार तथा आत्म केंद्रित व्यक्तियों की सोच को बढ़ावा देने वाले समाज को बिना रीढ़ की हड्डी वाला समाज कहा है। साथ ही समाज की उस घृणित मनोवृत्ति का पर्दाफाश किया है जो स्त्रियों को एकदम निचले स्तर का मानती है। कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। उनके अनुसार लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए, पेंटिंग, वाद्य बजाना और गाना गाना आना चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है। वे उमा को गाना बजाना, सिलाई, पेंटिंग आदि आता है या नहीं, ऐसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उमा को इन सब बातों पर तो गुस्सा आ ही रहा था, परंतु उसे इससे भी अधिक गुस्सा उनके पुत्र को देखकर आ रहा था। वह जानती थी कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और उसे बेइज्जत करके वहां से निकाला गया था। इसलिए गोपाल प्रसाद द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के समक्ष खोलकर रख देती है। इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहां से चले जाते हैं। उमा के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। चलिए एकांकी पढ़कर समझते हैं। इस एकांकी के कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप जो उमा के पिता है और उमा इस कहानी की प्रमुख पात्र जो एक सुशिक्षित युवती है। प्रेमा जो रामस्वरूप की पत्नी और उमा की माँ है और रतन जो रामस्वरूप का नौकर है। शंकर युवक है जो उमा के विवाह के लिए देखने के लिए आ रहा है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है जो अपने बेटे शंकर के साथ लड़की देखने आते हैं। तो ये सब इस एकांकी के कुल 6 पात्र हैं। चलिए एकांकी शुरू करते हैं। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। अधेड़ उम्र यानी वह उम्र जिसमें व्यक्ति न तो जवान होता है और न ही बूढ़ा, यानी 50 के आसपास की उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त यानी लकड़ी से बनी हुई बड़ी सी चौकी, उसको तख्त कहा जाता है। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो यहाँ पर लेखक ने एक कमरे के दृश्य को बताया है कि एक कमरा है और अंदर आते हुए एक व्यक्ति की पीठ दिखाई दे रही है। वे अधेड़ उम्र यानी 50 के आसपास की उम्र के इंसान हैं और अपने हाथ में लकड़ी की बनी हुई चौकी का एक सिरा पकड़े हुए हैं और तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है। रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज़ आवाज़ में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? पसीना बहाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना।
रतन तख्त बिछाते हुए हंसता है, ही। राम स्वरूप दरी उठाते हुए कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। यहाँ पर दरी का अर्थ है शतरंजी। रामस्वरूप रतन की सहायता से कमरे को सजाते हैं। वे दोनों तख्त को लाकर कमरे में रखते हैं। वे रतन से उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने के लिए कहते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना यह मुहावरा जिसका अर्थ है नाराज होना। रामस्वरूप पूछते, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का अर्थ है ढंग से, यानी ढंग से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा पूछती है, और लड़का, यानी लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी जो लड़का है वह बाप से बढ़ चढ़कर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। उमा की माँ रामस्वरूप की पत्नी रामस्वरूप से कहती है कि उमा नाराज़ है क्योंकि उसके पिता ने उसे करीने से नीचे लाने के लिए कहा था। रामस्वरूप बताते हैं कि जो उमा को देखने आ रहे हैं लड़के के पिताजी पढ़े लिखे हैं, वकील है, परंतु चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। लड़का बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और उसके भी विचार अपने पिता के समान ही है। इसलिए रामस्वरूप ने कहा, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर उनका लड़का है। क्या करूं, मजबूरी है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों से यदि रिश्ता बनाना है तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। रतन धीमी आवाज में कहता है, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर कहते हैं, प्रेमा, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर कहते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यानी देख कर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, पूछते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर रखता हूँ। जैसे ही मेहमान आते हैं, रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को समझा देते हैं कि वह ठीक से उमा को लाए और मेहमानों के सामने उमा को गाने के लिए भी कह दे, और मेहमान का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मकान ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? लड़के के पिताजी ने कहा कि नहीं, टांगे वाले को पता था। रामस्वरूप शंकर से बात करते हैं और पूछते हैं, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? कोर्स खत्म होने में शायद 1 साल ही होगा। शंकर कहता है कि छुट्टियां नहीं है, वह वीकेंड में आया है और कोर्स खत्म होने में साल 2 साल लग जाएंगे। वह 1 आध साल का मार्जिन रखता है, यानी अगर वह फेल हो जाए तो भी उसका भी साल वह पकड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।